अनुशीलन यूट्यूब चैनल के तत्वावधान में अपने सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे विषय पर विचार विमर्श करना चाहते हैं जिसकी उपयोगिता न केवल दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है बल्कि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए उपयोगी है जो आईएएस या पीसीएस की सिविल सर्विसेज के लिए एक जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत इथिक्स का पेपर रखा गया है, उसके लिए उपयोगी हो सकता है। वो एक विषय है जिस पर बहुत ही कंट्रोवर्सीज हैं, अनेक विवाद हैं और ख़ास तौर से राजनीति के क्षेत्र में, नीति शास्त्र के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो एक क्वेश्चन के रूप में है। क्या साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है? डज द एंड जस्टिफाई द मीन्स? तो सबसे पहले हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि साध्य, जिसे अंग्रेजी में एंड, END और साधन मीन्स कहा जाता है। साध्य क्या है? नीति शास्त्र के दो कंसेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं, इनका अत्यंत संक्षेप में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक है गुड और दूसरा है राइट। अंग्रेजी का गुड से मतलब होता है शुभ, जो लोक कल्याणकारी, वो जीवन का साध्य है, श्रेय है। विशेष रूप से मानव जीवन का श्रेय क्या है? श्रेय का मतलब समम बोनम, द हाईएस्ट गुड ऑफ लाइफ। जीवन का सर्वोच्च शुभ जो है उसको साध्य कहा जाता है और उसकी प्राप्ति का जो साधन है उसे टेक्निकली एक शब्द अंग्रेजी का है राइट कहा जाता है, RIGHT। राइट के तात्पर्य उचित। तो कल्याणकारी, शुभ अथवा श्रेय अथवा साध्य की सिद्धि जिसके द्वारा हो वो साधन कहलाता है, मीन्स कहलाता है। तो साध्य यानी श्रेय के लिए सत्कर्म, राइट एक्शन या राइट कंडक्ट या सदाचार प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ हमने अभी केवल ये कहा कि साध्य का तात्पर्य जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्तव्य है, वो एंड है, साध्य है, श्रेय है। और जिस पद्धति से, जिन साधनों से, जिस तरीके से उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, व्यवहार में जो अपनाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए तरीका, उसको साधन कहते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि क्या साध्य साधन का औचित्य सिद्ध करता है? इस वाक्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि साध्य अच्छा है तो क्या चाहे जिस साधन का प्रयोग करें हम, वो उचित माना जाएगा? यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद है। जहाँ साध्य अच्छा है और उसके लिए हम उचित साधन का प्रयोग करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, वहाँ कोई समस्या नहीं। साध्य अच्छा है और उसको प्राप्त करने के लिए हम उचित साधनों का प्रयोग करते हैं, राइट एक्शन, राइट मीन्स, सूटेबल मीन्स का प्रयोग करते हैं, वहाँ कोई समस्या साध्य और साधन के विवाद में नहीं आती। समस्या वहाँ आती है जहाँ अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए, लोक कल्याणकारी साध्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं। एक विद्यार्थियों के लिए साधारण उदाहरण दे रहे हैं। आप परीक्षा में फर्स्ट क्लास का नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, किसी परीक्षा में आप टॉप करना चाहते हैं। अब एक तरीका है, परिश्रम करिए, अपने परिश्रम के आधार पर, अपनी मेरिट के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर आप प्रथम श्रेणी का अंक प्राप्त करें, डिस्टिंक्शन मार्क प्राप्त करें या टॉप करें। तब तो जहाँ साध्य अच्छा है,
साधन उचित है, यहाँ समस्या नहीं है। लेकिन जब आप टॉप करने के लिए नकल कराना चाहें, एग्जामिनर को मैनिपुलेट करके गलत नंबर प्राप्त कराना चाहें, तो साध तो अच्छा है टॉप करने का, फर्स्ट क्लास पाने का, लेकिन साधन आप गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या यदि आप गलत साधनों को प्रयोग करके किसी परीक्षा में सफल हो गए अच्छी तरह से, तो क्या ये उचित साधन को उचित सिद्ध करेगा? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, कितना विवाद इस पर है। मार्क्सवादी या साम्यवादी ये कहते हैं कि समता मूलक, लोक कल्याणकारी, शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए हम हिंसात्मक क्रांति का सहारा ले सकते हैं, रक्त रंजित क्रांति का सहारा ले सकते हैं। मार्क्सवादियों को देखें, साम्यवादियों को देखें, रूस में जो क्रांति हुई, चाइना में जो हुआ, उसमें अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और वहाँ पर समता मूलक समाज की स्थापना की गई। तो लक्ष्य तो ठीक था कि लोक कल्याणकारी राज्य हो, समता मूलक समाज हो, लेकिन समता मूलक समाज के स्थान पर हिंसात्मक क्रांति के द्वारा एक प्रकार की तानाशाही, डिक्टेटरशिप स्थापित की गई। इसको तो उचित नहीं कहा जा सकता है। लक्ष्य अच्छा है, साध्य अच्छा है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको न्यूनतम ज़रूरतों के पूरा करने का अवसर मिले, ये लक्ष्य ठीक है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या रक्त रंजित क्रांति, हिंसात्मक क्रांति, कुछ लोगों को मार देना उचित होगा? तो इस पर विवाद है। मार्क्सवादी इसका समर्थन करते हैं, कुछ अन्य लोग भी इसका समर्थन करते हैं। जैसे पश्चिम के एक विचारक हैं जिनका नाम सुना होगा, विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस के लोग, निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली वाज इटालियन थिंकर, एक राजनीतिक विचारक है इटली का, जिसने साध्य के औचित्य को सिद्ध किया। इनका समय था 1469 ईस्वी, 1469 AD से 1527 AD, यानी 1469 से 1527 ईस्वी के दौरान ये इटली के निकोलो मैकियावेली का समय था। इन्होंने बड़ी मशहूर किताब लिखा है, द प्रिंस। हम उस पर डिटेल नहीं जाना चाहेंगे। इनका विचार ये था, इनके मूलतः ये सिद्धांत था कि साध्य ही प्रमुख है। शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए, के साध्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम चाहे जिस साधन का प्रयोग करें उसका उचित सिद्ध होगा। इन्होंने 3 मूल सिद्धांत दिया था, उसका हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे। पहला इन्होंने कहा कि माइट इज राइट, शक्ति ही अधिकार है। एंड जस्टिफाई द मीन्स, साध्य साधन का औचित्य सिद्ध करता है। अगर हमारा साध्य राज्य का लक्ष्य, राज्य की स्थापना के लिए, राज्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जिस भी साधन का उपयोग करेंगे, लोग उसको उचित मानने लगेंगे धीरे धीरे। और तीसरी बात कहा था कि नेसेसिटी नोज नो लॉ, आवश्यकता किसी कानून की मोहताज नहीं होती है। अगर आवश्यकता की है, किसी भी कानून को नज़रअंदाज किया जा सकता है, नहीं गलत साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये इनका विचार है। भारतीय विचारधारा में, प्राचीन सनातन विचारधारा में आचार्य कौटिल्य और वैशंपायन ने 4 प्रकार की नीतियों को राज्य के लक्ष्य के प्राप्त के लिए उचित माना। एक 4 प्रकार की नीतियां हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। सामम दानम च भेदश्च दंडश्चेत चतुर्विधः उपायाः सर्वकृत्येषु बुद्धिजीवी भी। 4 प्रकार के साधन हैं, 4 प्रकार की नीतियां हैं, साम, दान, दंड और भेद, या भेद और दंड। ये 4 प्रकार की नीतियों का औचित्य सिद्ध होता है किसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि सबसे अच्छी नीति तो साम नीति है, शांतिपूर्वक वार्तालाप के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। दूसरा है दान, कुछ दे लेकर के संतुष्ट करके लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।
कौटिल्य का ये मानना था कि बहुत छोटे लोग होते हैं उनको थोड़ा बहुत दान दे करके संतुष्ट कर देना चाहिए। तो यदि साम और दान नीति से काम नहीं चलता है तो कूटनीति का सहारा लेना चाहिए, डिप्लोमेसी का। और अगर कूटनीति का भी से काम नहीं चलता है तो दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए वैशंपायन ने भी ये कहा, जो सनातन धर्म के विचारक हैं, सामम दानम च भेदश्च दंडस चेत चतुर्विधा उपाया सर्वकृत्येषु प्रयोज्यो बुद्धिजीवी भी। कहने का भाव यह है, बुद्धिजीवियों को सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी कर्मों में साम दान भेद दंड इनका सहारा लेना चाहिए। कौटिल्य राज्य के लिए मतलब धर्म का प्रयोग करते हैं नैतिक मूल्यों के एक मानदंड के रूप में। कुछ लोग कहते हैं कि कौटिल्य नीति मैकियावेली ऑफ इंडिया। कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, लेकिन एक गलत तुलना है। मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र से, राजनीति से नैतिकता का लगाव किया, लेकिन कौटिल्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दंड नीति और भेद नीति, डिप्लोमेसी का प्रयोग केवल उन लोगों के संदर्भ में किया जो राज्य की व्यवस्था को खंडित करना चाहते हैं और राजा के ऊपर भी धर्म का अंकुश लगाता है। और ये कहते हैं कि धर्म के अनुशासन में राज्य व्यवस्था चलनी चाहिए। केवल उन लोगों के लिए थोड़ा शिथिल करते हैं सिद्धांत को जो लोग राजद्रोही, जो राज्य की व्यवस्था को खंडित करना चाहते हैं, विरोधियों से मिलकर के राज्य को क्षत पहुंचाना चाहते हैं, केवल उनके लिए डिप्लोमेसी और दंड नीति का प्रयोग किया गया है। इसलिए कौटिल्य की कोई कहना कि भारत का मैकियावेली है, जिन लोगों ने कहा है वो गलत है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इसे सहमत नहीं कि कौटिल्य मैकियावेली आ गई है। कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का सहारा लिया और ऐसा करना परिस्थिति जन्य है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो करना पड़ता है राज्य के संचालन के लिए। इसके अलावा एक मत है, एक ईसाई संत हैं पालसन। पालसन ने एक विशिष्ट अर्थ में कहा कि साध्य साधन का औचित्य सिद्ध करता है। कैसे कहा? उनका एक विशेष अर्थ ये था कि साध्य का अर्थ होता है लोक कल्याणकारी लक्ष्य, और किसी घटिया स्तर के साधन का प्रयोग लोक कल्याणकारी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। औचित्यपूर्ण साधनों का प्रयोग, उचित साधनों का प्रयोग लोक कल्याण के लक्ष्य को, साध्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पालसन के इस मत से असहमत तो नहीं हो सकती है। भाई लोक कल्याणकारी लक्ष्य है और उसका प्रयोग हमें अच्छे साधनों से करना चाहिए। ये तो हमने पहले ही कहा, जहाँ पर साध्य और साधन दोनों उचित है वहाँ पर कोई समस्या नहीं। जहाँ साध्य अच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए डिप्लोमेसी है, दंड नीति है, भेद नीति है, कूटनीति है, छल प्रपंच है, इन सब चीज़ों का, या रक्तपात है, हिंसा है, इन सब का सहारा लिया जाता है। वहाँ ये समस्या आती है, क्या हिंसात्मक साधनों से, छल छद्म से अच्छे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? यहाँ ये कंट्रोवर्शियल सिद्धांत है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी का विचार सबसे अलग है। गांधी जी ने ये कहा कि साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। जितना पवित्र साध्य होता है उतना ही पवित्र साधन होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि सत्य साध्य है, एंड है। उस सत्य रूपी ईश्वर के साक्षात्कार के लिए, सत्य रूपी ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहिंसा रूपी अनासक्त योग को साधन के रूप में लाया जाए। जितना पवित्र सत्य है उतना ही पवित्र अहिंसात्मक साधन है। सत्य रूपी साध्य और अहिंसा रूपी साधन दोनों समान रूप से पवित्र होना चाहिए। एक बड़ा हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा कि कोई व्यक्ति शैतान की पूजा करने से हरिभजन का फल नहीं प्राप्त कर सकता है। पूजा करें चुड़ैल, भूत प्रेत और शैतान की, तो आपको भगवान विष्णु की भक्ति का फल नहीं प्राप्त होता। बोएं बीज बबूल का, तो उसमें आम्र का फल नहीं फलित होगा। अगर बबूल का पेड़ लगाते हैं आप तो उसमें आम नहीं पैदा होगा।
वैसे बुरे साधनों का प्रयोग करते हैं तो अच्छे साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए साधन के औचित्य के बिना, साधन के पवित्रता के बिना साध्य की पवित्रता संभव नहीं है। यद्यपि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने जो आंदोलन किया वो सीधे सीधे सत्ता से टकराव का संदेश देता, कानून का उल्लंघन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब क्या उचित साधन थे? गांधीवादी विचारक कहते हैं कि उचित साधन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी हिंसा का सहारा नहीं लिया गया, और यदि इसमें कोई हिंसा की बात कभी आई तो गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, नमक सत्याग्रह किया गया, लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने मारा पीटा, तो दूसरे को कष्ट नहीं हुआ। जो आंदोलन कर रहा है, जो साधन का प्रयोग कर रहा है, उसी को कष्ट भी हो रहा है। इससे साध्य की पवित्रता खंडित नहीं होती है, न साधन की पवित्रता खंडित होती है। ये विचार, इतने विचार इस संदर्भ में आए हैं। अब इसमें से विवाद तो शुरू से आता रहा है, इसलिए मैंने चर्चा किया। लेकिन जहाँ तक मेरा निष्कर्ष है कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है। यदि हम ये कहें कि साध्य अच्छा है तो हर एक साधन इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसमें अपराधी भी कह सकता है हमने अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए मर्डर किया किसी की। साध्य, एक ही साध्य को प्राप्त करने के अनेक साधन उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन उनका औचित्य सिद्ध नहीं किया सकता है। संत, वैरागी और अपराधी दोनों एक पवित्र साध्य की प्राप्ति का दावा कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग साधनों के द्वारा। इसलिए निष्कर्ष ये है कि जहाँ पर साध्य और साधन दोनों पवित्र है, वहाँ समस्या नहीं आती। लेकिन अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए, अच्छे उद्देश्यों के लिए बुरे साधनों का प्रयोग औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता। तो हमने बड़े संक्षेप में इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा किया है। इसमें जो विचारक हैं उसमें मार्क्सवादी, मैकियावेली, आचार्य कौटिल्य और वैशंपायन, पालसन और गांधी जी, इन सब लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया अपने अपने ढंग से। कहीं कहीं पर साधनों की पवित्रता को शिथिल करना पड़ता है। जैसे भारतीय परंपरा में है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में किसी भी राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए ये चारों नीतियाँ आवश्यक होती हैं। साम दान यरु दंड विभेदा, नृप उर बसई कहें बुध भेदा। हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन धर्म है, उसमें इन चारों नीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले साम, शांति का मार्ग, बातचीत का मार्ग, प्रेम और सद्भाव का मार्ग, और कुछ दे ले करके संतुष्ट करके लोगों को अपने साध्य को प्राप्त करना। जब उससे नहीं मानते हैं तब कूटनीति को अलाउ किया गया है। यद्यपि ये कमतर साधन है, बहुत पवित्र नहीं है कूट डिप्लोमेसी, उसमें कुछ झूठ बोलना पड़ता है, कुछ छल प्रपंच करना पड़ता है। तो गांधी जी ने तो डिप्लोमेसी और दंड नीति को रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा हम दंड नीति और कूटनीति को नहीं स्वीकार करते। किंतु भारतीय परंपरा में अगर दोनों नीतियों से काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा उसको शिथिल करके कूटनीति का सहारा लिया जा सकता है, और उससे भी सफलता नहीं मिलती है, राजद्रोह लोग उतारू हैं, तो दंड नीति का भी सहारा लिया जा सकता है। यहाँ दंड का औचित्य सिद्ध होता है। कौटिल्य ने तो दंड शास्त्र को राजनीति शास्त्र कहा, चारों विद्याओं में। तो संक्षेप में मैं निष्कर्ष रूप में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अच्छे साधनों का सहारा लेना चाहिए, और उसके बाद में दंड नीति को भी बुरी नीति नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दंड नीति सबके लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जो उसके पात्र हैं। आज की रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है पनिशमेंट जो है वो नेगेटिव रिवार्ड एक प्रकार से। अगर कोई व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता है, जहाँ तक वो सुधार करिए, उसको समझाइए, बुझाइए, बातचीत से हल करिए। नहीं मानता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ दंड देना अनिवार्य होता है। प्रायः साध्य साधन का औचित्य सिद्ध करता है तो हम नहीं कह सकते,
लेकिन पहले अच्छे साधनों को अपनाया जाए, फिर अपेक्षाकृत डिप्लोमेसी और दंड नीति को भी अपनाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।